Hey guys, welcome back to another episode of Football Daily. देखो मैं समझ पाता हूँ। देखो यार, अपना जो ब्रो कोड वाला बॉन्ड है ना, वो ऐसी है। तो मेरे को समझ गया, मेरे को तुमको यहाँ पर आज गिव अवे चाहिए और होना भी चाहिए भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिस तरीके से हमने लास्ट देखा था मोरक्को से हारने के बाद, लग ही नहीं रहा था शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी पोर्चुगल की जर्सी फिर से पहनेगा। यहाँ पे 2 गेम पहने और 4 गोल ही ऑलरेडी स्कोर्ड। कोई नहीं बोलेगा वर्ल्ड रैंकिंग, बट द पॉइंट इज कि यार देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी टाइप के प्लेयर्स हैं, जब भी स्कोर करेंगे, जिसके भी अगेंस्ट स्कोर करेंगे, क्रिटिक्स यहाँ पर मौका ढूंढ ही लेंगे कि लाइक इसको कैसे बैश किया जाए। लेकिन अपन का तो यार, अब मेरे को लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस एज पे आ चुका है जहां पर हमको धीरे धीरे, इवन इफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर कंपीट करना चाहता है हाईएस्ट लेवल पे, हमको धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर मजे लेने चाहिए, ना कि कहीं ना कहीं उसको इससे कंपेयर करना चाहिए। इससे कंपेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वैसे कंपेयर करने की बारी आई तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 30 साल के बाद रूनी के एंटायर करियर गोल से ज्यादा गोल मार दिए। आई थिंक रूनी ने 366 गोल मारे करियर में और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 376 गोल मारे हैं सिर्फ 30 साल के बाद। लेवल्स होने चाहिए, बट ठीक है। द पॉइंट इज कि यहां पर भाई अगर कल की बात करें ना, तो यार देखो, अभी भी ना बहुत कम सैंपल साइज है कि मैं कह दूं कि रॉबर्टो मार्टिनेज के अंडर तो मजा ही आ जाएगा। मतलब यूरो 2024 छोड़ो, वर्ल्ड कप 2026 छोड़ो, तुम बैलन डोर भी अगर मिलता हो ना, तो रॉबर्टो मार्टिनेज बैलन डोर भी जितवा देगा वर्ल्ड कप के बेसिस पे। सीधा पॉइंट इज कि यहाँ पर 2 ऐसी टीम के अगेंस्ट पोर्चुगल जीती और अच्छे फैशन में जीती है। 6-0 4-0 मजाक की बात नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि यार अभी भी ना, मतलब पॉजिटिव्स हैं, लेकिन नेगेटिव्स को एक्सपोज होने का मौका ही नहीं मिला है। अब तुम कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सीधा पॉइंट इज कि आपको एक ऐसी टीम नहीं मिली है। कल अगर लग्जमबर्ग की मैं बात करूं तो हाफ टाइम से जस्ट बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी और शुरुआत के 5-10 मिनट बाद जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो काफी ज्यादा सही थी। दे वर प्रेसिंग, कॉम्पैक्ट थे, रोनाल्डो के स्पेसेस को बंद कर रहे थे, सो दे हैड अ प्लान। लेकिन जिस तरीके से खुलने लग गए, उतनी जल्दी तो भाई मेरे चिट्ठे भी नहीं खुलते पेपर में। सही है। द पॉइंट इसकी यहाँ पर ना, अभी भी रॉबर्टो मार्टिनेज की पोर्चुगल में बात करूं तो जब ये किसी सही टीम से भिड़ेंगे, अब लाइक मे बी टॉप 20, टॉप 30 या फिर यूरो 2024 के जो मेन हैवी वेट्स है, जब उनके अगेंस्ट मैच होगा तब देखना पड़ेगा कि इस टीम के अगेंस्ट यहाँ पर पोर्चुगल के पास क्या है। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो मेरे को पहले मैच में भी लगा था और इस मैच में तो मेरे को और भी ज्यादा सेक्सी चीज लगी है। 2-3 चीजें। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई 1 टच पासिंग बढ़िया कर पा रहे हैं, और उसमें भी नूनो मेंडेस की मैं बात करूं, पलीना की बात करूं और मैं जाओ फेलिक्स की बात करूं, मजा आ गया, स्वाद। अगर बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं, उसको बिल्कुल तरीके से यूज किया जा रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस अगेन वर्क रेट दिखा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर मैं बात करूं तो यार देखो, मेरे को ऐसी वाइब आ रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी फुटबॉल आईक्यू के बेसिस पे बहुत सही गोल मारेगा। अगेन जो पेस है ना, जो पेस है, जो एक्सेलरेशन है यार, वो डिटोरिएट तो हुआ है। आप उसको आपको देखना पड़ेगा। इवन इफ यू आर रोनाल्डो फैन, यू शुड जस्ट एक्सेप्ट इट यार। इसमें कोई इज्जत गिरने वाली बात थोड़ी है कि यार हमने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि रोनाल्डो की पेस चलेगी। बट अगर आप उसके फुटबॉल आईक्यू की बात करोगे, दैट मैटर्स। लेकिन ओवरऑल भाई कल बहुत सही था और गिव अवे हो रहा है भाई। तो गिव अवे के लिए भाई तुमको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एलिजिबल होने के लिए। जो इसका रिजल्ट है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल देता हूं, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी टॉटनहम हॉटस्पर की। तो भाई बहुत ही लो की प्रोफाइल में टॉटनहम ने यहाँ पर ये चीज अनाउंस कर दी है कि एंटोनियो कॉन्टे ने यहाँ पर स्पर्स को लीव कर दिया है। और ऐसे में यहाँ पर एंटोनियो, मतलब तुम सोचो, डेनियल लेवी का जो ऑफिशियल नोटिस था ना, उसमें उसने एंटोनियो कॉन्टे का जिक्र भी नहीं किया। उसने जिक्र सिर्फ इस चीज का करा कि 10 गेम बचे हैं प्रीमियर लीग में, भैया चैंपियन लीग क्वालिफाई करना है अपन को। ऐसे में जो एंटोनियो कॉन्टे का असिस्टेंट था, वो यहाँ पर इस समय इंटरिम मैनेजर बना, और रायन मैसन तो दुनिया में आया ही इसलिए कि वो स्पर्स को इंटरिम बेसिस पे उठा सके। खैर इस बार वो इंटरिम का भी असिस्टेंट है। लेकिन ओवरऑल भाई तुमको अगर पता हो कि स्पर्स में जो क्या प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक्सक्लूसिव एपिसोड डाल रखा है, मेरे चैनल पे है, तो उसका लिंक मैंने डाल रखा है, तुम वहां पर जाके इस चीज को देख सकते हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज ना कि एंटोनियो कॉन्टे के साथ ना, पता यही होता है कि शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा विनिंग फॉर्मूला वो क्लिक करता है ना, कि लॉन्ग टर्म में फिर आप समझ ही नहीं सकते। उस सीधे फॉलो आउट है। जब उसने वो इंटरव्यू दिया ना, तो मैं तभी समझ गया था कि यार यहाँ पर ना ही जस्ट डिड द फॉर्मेलिटी, इसको पता है। और चीज वो इंटरव्यू कितना खराब गया स्पर्स में, आप उस चीज से भी देखते हो कि डेनियल लेवी ने जो वहां पर नोटिस दिया है, उसमें उसने एंटोनियो कॉन्टे का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्पर्स नागल्समैन को उठा सकता है। अभी जो 2 नाम सबसे ऊपर आ रहे हैं वो है लुइस एनरिके और यहाँ पर मॉरिशियो पोचेटिनो। अगेन एंटोनियो कॉन्टे, यार स्पर्स में ना, पता है मेरे को लगता है कि जो डीएनए की प्रॉब्लम है ना, वो इतनी ज्यादा
इतनी ज़्यादा भारी है ना। आप ये देखोगे, अगर एंटोनियो कॉन्टे की हम बात करें, पहला क्लब ऐसा है जहाँ पर वो जीता नहीं है। जोजे मोरिनो की बात करें, द विनिंग वन, वो भी नहीं कर पाया। और नुनो एस्पिरितो सैंटो तो खैर था ही गलत। तो मेरे को लगता है बैक टू बेसिक्स जाना चाहिए। आप जाओ मॉरिशियो पोचेटिनो को लेके आओ। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर डिबाला से, तो तुमको पता है कि डिबाला और यूवेंटस का जो फॉल आउट था वो किस लेवल पे हुआ था। और अब चीजें खराब तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ थोड़े से रूमर्स आए हैं जिसके चक्कर चलते यहाँ पर डिबाला एक्चुअली में यूवेंटस के फैंस के सामने काफी अपनी इमेज को टार्निश कर सकता है, इफ दिस इज ट्रू। अब देखो, हाल ही में टूटो स्पोर्ट ने इस चीज को रिवील किया अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि डिबाला को 3 मिलियन देने हैं यूवेंटस को, जिसकी डेडलाइन अप्रैल में है। और दोनों पार्टीज के बीच में चीजें इतनी खराब हैं कि डिबाला की पार्टी या फिर एंट्राज की तरफ से हिंट मिला है कि अगर यहाँ पर यूवेंटस डेडलाइन तक पे करने में नाकाम रही है तो उन पे 50 मिलियन का फाइन लग सकता है, और ऐसे में वो डिफेमेशन का केस शू कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग यूवेंटस के जो फैंस हैं वो पर्टिकुलरली ऑनलाइन काफी ज्यादा हेट कर रहे हैं डिबाला को। अब डिबाला को या तो सामने आके इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए, और नहीं है तो यहाँ पर जो हिंट है वो डेफिनेटली जाएगा। खैर, इसी के साथ अगर बात करें लियोनेल मेसी की, तो भाई मेसी के रिगार्डिंग डायरो से उड़ती उड़ती खबर आई है कि अगर इवन इफ बार्सिलोना में वो आता है तो उसको सेकेंडरी रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये स्पेनिश रिपोर्ट में अपनी खबर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर पीएसजी के साइड की खबर की बात करें ना, तो वहां पर नसर अल खिलाफी ने एक बार फिर से मार्सा के अगेंस्ट जो इंटरव्यू दिया है, उसने साथ में इंटरव्यू दिया है, वहां पर तो उसने क्लियर कर दिया कि अपने जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं हम उस पर स्टिक करना प्रेफर करेंगे। हाउएवर यहाँ पर अगर हम ऊपर की ऑर्डर्स की बात करें ना, तो भाई दोहा में जो उनके माई बाप बैठे हुए हैं ना, उन्होंने यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दिया है कि लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट आप रिन्यू करो, किसी भी बेसिस पे पैसों की दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। खैर, ये चीज तो हमें पता ही है, लेकिन वापस से अगर वो सेकेंडरी रोल पे आए ना, तो मेरे को यहाँ पर ये अटर नॉनसेंस लगता है। आई थिंक लियोनेल मेसी अगर बार्सिलोना जाएगा तो इट्स नॉट अबाउट कि उसको पैसा मिल रहा है तो बस ठीक है, उसको सब होता रहेगा। उसको पैसा मिल रहा है, 2 हफ्ते का वो रियूनियन वाला हाइप है। सी ही वांट्स टू कम्पीट एट हाईएस्ट लेवल, ही वांट्स टू कम्पीट एट द हाईएस्ट लेवल विद बार्सिलोना, दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि लियोनेल मेसी उस ड्रेसिंग रूम में जाते ही अपने आप लीडिंग रोल ले लेगा। ये कोई वो वाली बात नहीं है कि ठीक है देयर इज लियोनेल मेसी, लेकिन अब आपका जो नया लीडर है वो लेवेंडोव्स्की है। ऐसा कभी नहीं होता, ना होएगा ना। हमने यूनाइटेड के केस में भी देखा था, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज देयर तो जो एग्जिस्टिंग लीडर था मैग्वायर, ही हैज टू टेक अ स्टेप बैक। और ये यार कुछ के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा हो सकता है यार, ये तो लाइक नॉट लाइक ये तो इनजस्टिस है, बट एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा कि लियोनेल मेसी ने बहुत कुछ किया है बार्सा में, जस्ट यहाँ पर रोनाल्डो ने यूनाइटेड के लिए किया था। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अर्लिंग हालैंड की। तो हाल ही में डायरो एस की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रियल मैड्रिड अगर एम्बापे को लाने में फेल होती है तो वो अर्लिंग हालैंड का लगभग 240 मिलियन डॉलर्स का जो रिलीज क्लॉज है उसको पे कर देगी, जो कि बुलशिट है। सी दिस इज अ फेक रिपोर्ट। अब रिपोर्ट मतलब फेक दिया, ऑफ कोर्स यहाँ पर पब्लिश हुई है, लेकिन मेरे को इसमें ज्यादा कोई सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि पहली चीज तो 250 मिलियन का रिलीज क्लॉज हालैंड के लिए मैं नहीं मानता। मेरे को लगता है कि अगर 200 के आसपास का भी आंकड़ा हम टच करते हैं तो वो सिर्फ किलियन एम्बापे के लिए होगा, और उसमें भी यहाँ पर द पॉइंट इज कि अर्लिंग हालैंड के लिए हम नेक्स्ट सीजन देंगे जब एंड्रिक आ रहा होगा, वो भी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और मोर सो तब कि किलियन एम्बापे ने हमेशा से कहा कि रियल मैड्रिड उसका ड्रीम क्लब है, नॉट अर्लिंग हालैंड। लेकिन इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग है कि हाल ही में सन ने, जो कि इंग्लिश रिपोर्ट है, उसने ये चीज कंफर्म की है, लाइक उसके बेसिस पे, उसके इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, कि मैनचेस्टर सिटी ने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी टॉक्स चालू कर दी अर्लिंग हालैंड से कि वो यहाँ पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कर ले। अभी 2027 तक है, 2028 तक कर ले, तो यहाँ पर उसकी सैलरी है उसको बढ़ा देंगे हम। अभी यहाँ पर अर्लिंग हालैंड 375,000 कमा रहा है, जो कि केविन डी ब्रुयने के इक्वल है और डेविड दे के इक्वल है यूनाइटेड में। ये 500,000 तक बढ़ाने की बात चल रही है, जस्ट कि यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करें या फिर किसी और क्लब की बात करें, वो अर्लिंग हालैंड को साइन ना कर पाए। इसी के साथ अगर यहाँ पर बायर्न की बात करें तो भाई यहाँ पर बायर्न के सीईओ से एक सवाल पूछा गया कि भाई तुम्हें बताओ ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है तो क्या है? अगर नागलसमैन की बात करते हैं मैनेजर की, उसको नहीं पता चला, उसको मीडिया से पता चल रहा है, तो क्या ये बायर्न के एंड से एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज कहा कि देखो हमने तो सबसे पहले नागलसमैन को ही कॉल करा था, लेकिन अल्टीमेटली जो थर्ड पार्टी थी वो यहाँ पर इस चीज को लीक कर गई और इवेंचुअली नागलसमैन को हमसे पहले ही पता चल गया था कि भाई वो सैक हो चुका, और उसके लिए ना उसकी गलती है ना हमारी गलती है, सिचुएशन गलती है। खैर, हमने कल कैंसेलो की बात करी थी, हमें यहाँ पर साबित्सर की बात भी करनी पड़ेगी कि भाई साबित्सर का जो फ्यूचर है वो भी गिर रहा है। पहले वो नागलसमैन के अंडर नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसका कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं था, लेकिन अब टुकल के अंडर वो एक बार अपने आप को जरूर एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा।
अभी मेरे को लगता है कि यार यूनाइटेड में भी उसका परमानेंट नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो बिल्कुल ही सारे के सारे मैचेस स्टार्ट करेगा ही करेगा, और मोड से जब क्रिस्टेंसन आ जाएगा और मे भी हम किसी मिडफील्डर को लेके आएंगे तो मेरे को लगता है वो बायर्न ही जाएगा। खैर इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड से, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ब्राजील के जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि एंसेलोटी है भाई। और जिस तरीके से वो भाई कह रहे थे ना, मेरे को सिर्फ कैंडिडेट नहीं प्राइम कैंडिडेट वाली वाइब आ रही थी कि मैं हर स्टेडियम में जाता हूँ वहाँ पर एंसेलोटी का नाम होता है, एंड एंसेलोटी जो उस वैल्यूज़ को लाइक डिपिक्ट करता है। तो मैं समझ गया था, मैं कहा ठीक है भाई ये एंसेलोटी के पीछे पड़े हुए हैं। और रियल मैड्रिड को वो ये कह रहे थे कि भाई जब तक वो रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे में उसने तो एक काफी ट्रेडिशनल और एक एथिकल अप्रोच की बात करी है, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई दिस इज रियल, भाई ब्राजील ले जाएगी एंसेलोटी को, और ऐसे में रियल मैड्रिड को अब अपना होमवर्क करना पड़ेगा। खैर इसी बात अगर लास्ट अपडेट की बात करें तो वो आती है यहाँ पर भाई कुछ प्लेयर्स की। सबसे पहले अगर हम कांटे की बात करें तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अभी स्टेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक्सपोनेंशियल भी नहीं कहूंगा, लीनियर ग्रोथ पे चल रहा है, तो शायद से चेल्सी रख सकती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मोराटा की बात करें तो वो अपना थर्ड स्टिंट देख रहा है यूवेंटस में। इसके बाद अगर ऑक्सलेड चैम्बरलेन की बात करें तो उसको वह यहाँ पर प्रीमियर लीग के और क्लब आई थिंक एस्टन विला, और अगर सीरिया की बात करें तो वहां से भी काफी ज्यादा यहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स भाई ही नेवर सक्सीडेड एट लिवरपूल। इसी बाद अगर ओबामेयांग की बात करें तो हाल ही में तुमको पता है कि ओबामेयांग चेल्सी की तरफ से तो खेल नहीं रहा, और ओबामेयांग की अगर हम बात करें तो एल क्लासिको के बाद वो बारसा के ड्रेसिंग रूम में भी था। ऐसे में भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है म्यूचुअली, और मे बी जस्ट मे बी यहाँ पर बारसा उसको साइन कर सकते हैं। खैर वैसे तो एथलेटिको मैड्रिड भी उस पर काफी रडार पे रख रखी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड।